नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बता देता हूं कि रूस यूक्रेन की जंग अब किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगी और ये अब बिल्कुल क्लियर हो गया है। दो बड़ी खबरें एक साथ आ गई हैं, दो बड़े हमले एक साथ आए हैं, दो बड़े इलाकों की बड़ी जंग कैसे और कितनी आगे बढ़ने वाली है इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले इस हेडलाइन को देख लीजिए कि लड़ाकू जेट ने मार डाला प्रधानमंत्री। ये जो खबर है ये ऐसी खबर है जिसने पुतिन को भी चौंकाया है और ईरान को भी चौंकाया है। दूसरी खबर है कि रूस ने उड़ाया जर्मनी ब्रिटेन का अड्डा। ये जो खबर है इसने ट्रंप को बुरी तरीके से बौखला दिया है। ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है कि जो 15 अगस्त को बात पुतिन ने ट्रंप के साथ अलास्का में की थी उसके ठीक उलट जर्मनी और ब्रिटेन के अड्डों पर जो कीव के अंदर थे या कहने उनकी जो दफ्तर थे उस पर उसके ऊपर पुतिन ने इतना भीषण हमला क्यों किया है और क्यों पूरा दफ्तर ही उड़ा के रख दिया है। दो पॉइंट्स के अंदर, दो खबरों के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं और ये क्या हुआ है पिछले 24 घंटे के अंदर और ऐसा क्यों हो रहा है और ये जंग के अखाड़े इतने आगे कैसे बढ़ते जा रहे हैं इसको अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं यमन। यमन के जो प्रधानमंत्री हैं उनको मार दिया है इजराइल ने एक बड़े हवाई हमले में, जिसमें लड़ाकू जेट का भी इस्तेमाल हुआ, खबरों के मुताबिक कुछ ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ और एक साथ मिसाइल का भी इस्तेमाल हुआ है। और जो प्रधानमंत्री हैं हूथियों के गालिब अल रोहावी, उनके पीछे मारने का मकसद ये था कि वो अपनी पूरी टीम के साथ एक अपार्टमेंट में मौजूद थे। उनके साथ हूती के जो रक्षा मंत्री हैं मोहम्मद नासिर वो मौजूद थे, उनके साथ चीफ ऑफ स्टाफ हूती के मोहम्मद करीम वो मौजूद थे। और जिस वक्त ये 10 लोग या 12 लोग मौजूद थे, उनकी टॉप लीडरशिप मौजूद थी, उसी वक्त उस अपार्टमेंट को इजराइल ने एक हवाई हमले में बुरी तरीके से उड़ा दिया और जिसके अंदर सना के अंदर सारे लोग मारे गए उस अपार्टमेंट के अंदर। आईडीएफ का दावा है और लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीर का दावा है जो इजराइल के हैं कि इस हमले को बहुत ही सटीक तरीके से किया गया था। और जो इजराइल कार्ड्स हैं इजराइल के रक्षा मंत्री, उनका दो टूक कहना है कि हमने हूथी की एक बहुत बड़ी लीडरशिप को ख़त्म कर दिया है। और दावा किया जा रहा है कि अभी तक जितने भी यमन पर लगभग 10 से ज़्यादा अटैक कर चुका है, जब से हमले शुरू हुए हैं इस साल से, तब से 10 जो अटैक हुए उसमें जो सबसे बड़ा अटैक हुआ है वो आज हुआ है। और इस हमले में 10 से ज़्यादा हूती के टॉप लोग मारे गए हैं, जिसमें हूती के प्रधानमंत्री, जिनका मैं आपको नाम बता ही चुका हूँ, गालिब अल रोहावी, वो मारे जा चुके हैं। उनके रक्षा मंत्री और चीफ ऑफ स्टाफ सब मारे जा चुके हैं। इस खबर को इस तरीके से दिखाया गया है कि ये क्लियर कट एक पंच है, एक मैसेज है पुतिन को और खामनेई को कि देखिए, अगर आप ये सोचते हो कि यमन के थ्रू आप इसराइल पर कोई अटैक करोगे या ट्रंप और नेतन्याहू की जुगलबंदी को आप डैमेज कर दोगे, उनके मोर्चों को उलझा के रखोगे, तो उसका एक सीधा सा हमारे पास हिसाब है कि हम पूरी लीडरशिप हूती की ख़त्म कर देंगे। जैसे हमने लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों की, जैसे हमने ईरान में खामनेई की पूरी लीडरशिप जो सेकंड वाली या फर्स्ट वाली थी उसको ख़त्म किया। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज है और वो भी ऐसे वक्त में जब इजराइल पूरे गाज़ा पे कब्जा करने के बेहद करीब है। और दावा किया जा रहा है कि इस कब्जे के चक्कर में बहुत से ज़्यादा लोग मारे जाएंगे। यूरोप के बहुत से देश ज़रूर इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ दिखावटी है कि हाँ ठीक है भाई, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना ज़मीन के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। अब आता है कि ये दोनों खबरें आपस में किस तरीके से क्लैश कर रही हैं और इसका मैसेज क्या है। पहली बात आप ये समझ लीजिए कि पुतिन ने जो सबसे बड़ा अटैक किया है ईयू के दफ्तर पर और ब्रिटेन के दफ्तर पर, वो किया है कीव के अंदर। और ऐसा दावा किया जाता है कि इसके अंदर जो मिसाइलें इस्तेमाल की गई हैं उन्होंने इस पूरे दफ्तर को उड़ा दिया है। यहाँ पर ईयू की जो चीफ हैं उर्सुला वॉन डोर, उन्होंने क्या बोला है कि पुतिन ने हमारे दफ्तर पे हमला करके एक तरीके से ईयू को खुला चैलेंज दिया है। आपको बता दें, यूरोपियन यूनियन में 27 देश आते हैं और इसमें से लगभग सभी नेटो के भी देश हैं। तो इनका ऐसा मानना है कि अगर हमारे दफ्तर पर अटैक किया गया है तो पुतिन का संदेश है कि साहब हम युद्ध जो है तभी रोकेंगे जब हमारी शर्तों पे होगा। अगर आप लोग युद्ध को भड़काओगे तो हम अटैक करेंगे। पुतिन शुरू से ही कह रहे थे कि हमारी जो शांति वार्ता है यूक्रेन के साथ, उसको रोकने के लिए पूरा यूरोप लगा हुआ है, यूरोपियन यूनियन भी लगी है। उसका एक सीधा सा उदाहरण साफ आ सकता है। और इसके अंदर जो अटैक किया है कीव के अंदर, वो क्यों किया है इसको भी समझ लीजिए। 28 अगस्त को, यानी कि एक दिन पहले 28 अगस्त को जो ईयू की चीफ हैं उर्सुला वॉन डार, उन्होंने एक बयान दिया था कि अब पुतिन के पास कोई चारा नहीं बचा है, उनको टेबल पर बैठना होगा, उनको जेलेंस्की के सामने झुकना होगा। ये एक ऐसा तीखा और कहते हैं ना खतरनाक बयान था जो पुतिन को चुभ गया। पुतिन ने कहा कि ठीक है, जो बयान दे रहे हैं सबसे पहले हम उनके अड्डों पे ही अटैक करते हैं। इसीलिए उनके दफ्तरों को उड़ाया गया, ब्रिटेन के दफ्तरों को उड़ाया गया। और हैरानी की बात है कि इस समय
जो सबसे सख्त विरोध कर रहे हैं रूस का, उसमें नंबर 1 पर आ गया है जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन। तो पहला, दूसरा, तीसरा मैंने नाम आपको बताया। जर्मनी इसलिए है कि जो फ्रेडरिक मर्ज हैं, आप देख रहे होंगे कि ट्रंप के ठीक ऊपर जो फ्रेडरिक मर्ज हैं वो जर्मन चांसलर हैं, और उन्होंने कुछ दिन पहले बोला था कि हम नेटो में 32 देश हैं और हमारे पास हज़ारों की तादाद में लड़ाकू जेट हैं, हज़ारों की तादाद में मिसाइलें हैं, सबसे आधुनिक रडार हैं, सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी है। उसके बाद भी हम किसका मुंह ताक रहे हैं? हम किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं कि हम रूस के ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं या रूस से अपने बचाव के लिए अपने हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जर्मनी का साफ कहना है कि कल को अगर रूस ने कोई बड़ा हमला हम पर कर दिया तो हमारे पास शायद वक्त भी नहीं होगा कि हम रूस का मुकाबला कर पाएँ। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जर्मन्स चाहते हैं कि पूरा यूरोपियन यूनियन और नेटो मिलकर एक साथ पूरा रशिया पे टूट पड़े और कहते हैं ना, इस झगड़े को खत्म करें। लेकिन ट्रंप जो हैं वो कहते हैं ना, युद्ध को अपने एक बिजनेस के रूप में यूज कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि अगर हम एक साथ अटैक करेंगे तो इसमें बर्बादी ही बर्बादी है। तो ट्रंप ने जो चाल चली वो ये चली कि यूक्रेन को खूब पिटवाया, और जिसका डर यूरोप पे बैठा, ब्रिटेन पे बैठा, फ्रांस और जर्मनी पे बैठा, उनको लगा कि जैसे यूक्रेन पिट रहा है ऐसी कल को हमारा भी नंबर आएगा। और इसी बहाने ट्रंप ने सबसे पहले नेटो का जो बजट था उसका था, उसको 5% बढ़ाया और उस 5% को सीधे अपने यहाँ ट्रांसफ़र कराया कि हम हथियार बनाकर आपको देंगे और हम फिर उसको लड़ेंगे, जबकि ऑलरेडी उसके पास काफ़ी ज़्यादा हथियार हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो यूक्रेन है उसको ऐसा लगने लगा है कि जो ट्रंप हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा पुतिन को तवज्जो दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो अटैक किया गया है सना के अंदर और इधर जो कीव में अटैक किया है रूस की तरफ से, ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से मैच करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करता है कि आपकी पार्टी में अगर ईरान और हूती के लड़ाके हैं तो फिर हमारी पार्टी के अंदर हम जो अटैक करेंगे वो ब्रिटेन और जर्मनी और यू पे करेंगे। तो यहाँ पे दिखाने की कोशिश ये हुई है रूस की तरफ से कि अगर आपने सना में अटैक किया है तो देखिए हमने कीव के अंदर ईयू के दफ्तर को उड़ा दिया और आपको खुला चैलेंज है ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस कि आइए युद्ध के मैदान में आइए और आर पार का जो हिसाब किताब है वो पूरा कर लिए। तो यूक्रेन युद्ध जो है वो पूरी तरीके से तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ चुका है। अब ट्रंप जो है वो मूक दर्शक बने रह गए हैं। ट्रंप ने इस हमले के बाद बोला है कि कीव में जो 629 ड्रोन और मिसाइलों से हमले हुए हैं उसमें 598 तो ड्रोन यूज़ किए गए हैं और 31 से 32 क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें रशिया ने यूज़ की हैं पिछले 24 घंटे के अंदर, जिसमें 24 से या 23 से ज़्यादा लोग यूक्रेन में मारे जा चुके हैं। तो यहाँ पे जब ट्रंप ने देखा कि वो कीव को भी मार रहे हैं और अब तो ईयू के दफ्तरों पर और ब्रिटेन के दफ्तरों पर हमले होने लगे हैं यूक्रेन के अंदर, तो अब जो है वो ट्रंप का जो सब्र है वो बाहर की तरफ आ रहा है। वो उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस मुँह से यूरोप से बोलेंगे या यूक्रेन से बोलेंगे कि भाई ठीक है बातचीत की टेबल पे आओ। और आपको बताएं, अगर जेलेंस्की और पुतिन की मीटिंग नहीं होती है तो सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश होगा तो जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज होंगे, जो शुरू से ही कह रहे हैं कि अगर पुतिन और जेलेंस्की की मीटिंग होगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान पूरे यूरोप का होगा और अगला निशाना पुतिन का पूरा यूरोप होगा। आपको एक चीज़ और बता दें, जो हथियारों का खेल चल रहा है अमेरिका का, उसमें एक नई चीज़ और आई है जो हम पहले भी बता चुके हैं कि जेलेंस्की, जिनकी कोई औकात भी नहीं है, वो 8 लाख करोड़ के हथियार जो हैं वो उसकी डील अमेरिका और नेटो के थ्रू कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब जो 8 लाख करोड़ का हथियार होगा वो हम अमेरिका से लेंगे, उनकी जो हथियार की कंपनियां वो उसको बनाएंगी और हम उसको खरीदेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं कुल मिलाकर ऐसी स्थिति में आ गया है कि अब रूस की जो जंग है, रूस यूक्रेन की जंग है, वो रुकने वाली नहीं है। और ये जो पुतिन का हमला हुआ है अब कीव के अंदर जर्मनी, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के दफ्तरों के ऊपर, वो सीधा संकेत है कि रूस ने अब पूरी तैयारी कर ली है। उसके पास भरपूर मात्रा में बढ़िया मिसाइलें आ गई हैं, एडवांस मिसाइलें हैं, वो एक लंबे युद्ध के लिए तैयार हो चुका है। ये एक तरीके का पुतिन ने संकेत दे दिया है। और ओर्शेनिक मिसाइल आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये जो उनकी हाइपरसोनिक मिसाइल है रशिया की, उसको कहते हैं कि वो बिल्कुल परमाणु बम जैसा धमाका करती है। उसका भी बताते हैं प्रोडक्शन 3 से 4 गुना बढ़ाया जा चुका है। और पुतिन ने आज से करीब 8 या 9 महीने पहले एक बयान दिया था और उसमें उन्होंने पूरी दुनिया को चैलेंज के साथ बताया था कि एक दिन में पूरी दुनिया में जितने भी देश मिलकर मिसाइलें बनाते हैं उससे 3 गुना मिसाइलें हर दिन रशिया बना रहा है। इस बयान को भी करीब 7-8 महीने पहले का बताया गया है, पहले का है। तो आप अंदाज़ा लगाइए आज रशिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुका होगा। और उसको भी अच्छे से पता है रूस को कि अब भारत, चीन, ब्राज़ील, ईरान, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो
ट्रंप से बुरी तरीके से अब नफरत करने लगे। उसका कारण सिर्फ ये है कि ट्रंप ने टैरिफ वॉर के जरिए जिस तरीके से सारे देशों को दबाने की कोशिश की है, उसका असर है कि हल्के हल्के करके एक बहुत बड़ा वर्ग या बहुत सारे जो देश हैं वो अमेरिका के खिलाफ होते जा रहे हैं। हाँ, यूरोप जो है वो बहुत ही सावधानी से भारत को हैंडल कर रहा है। वो कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं कर रहा है जिससे यूरोप के संबंध भारत के कहते हैं ना उसके ऊपर कोई असर आए। तो इसलिए फ्रांस के राष्ट्रपति बात कर चुके हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री से बात कर चुके हैं, मैक्रो ने तो अभी मुश्किल से 2 या 3 दिन पहले ही पीएम मोदी से बात की, उनको समझाया कि भाई देखिए आपके संग जो भी अभी यहाँ पे टैरिफ को लेकर जो चल रहा है उसको बातचीत से सुलझाया जाएगा। उन्होंने भी यही कोशिश की कि यूक्रेन युद्ध में फ्रांस की अपील थी भारत से कि वो इसमें सहायता करे, रशिया को समझाए। तो बाकी देश सब समझ के चल रहे हैं, लेकिन ट्रंप के ऊपर एक भूत सवार है टैरिफ वॉर का और वर्ल्ड वॉर का, और उसको वो हासिल करना चाहते हैं। और साथ में ये भी चाहते हैं कि वो उनको नोबेल का पुरस्कार मिल जाए ताकि ये हम दिखा सकें कि पूरे वर्ल्ड में जो युद्ध रुकवाने वाले डैडी हैं वो सिर्फ ट्रंप हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, ट्रंप जब से अटैक हुआ है कीव के अंदर, एक तो कीव के लोग मारे गए, रशियन फोर्सेस, यूक्रेन की फोर्सेस मारी गई, दूसरा ब्रिटेन और ईयू के जो दफ्तर हैं वो उड़ा दिए गए। तो उसके बाद ट्रंप ने बोला है कि ऐसे ही घातक टैरिफ जैसे भारत पे 50% लगाया है, ठीक इसी तरीके का टैरिफ अब हम ब्राज़ील पे भी लगाएंगे और रूस पे भी लगाएंगे। अब बताइए, आप ये स्थिति में आ गए। अब ट्रंप किस मुंह से पुतिन से बात करेंगे? जो अलास्का में मीठी मीठी बातें कर रहे थे और 10 में से 10 अंक अपने मीटिंग को दे रहे थे, उसके चीथड़े उड़ा दिए खुद ट्रंप ने। अब आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं। एक, चीन के ऊपर भी अब टैरिफ बढ़ाने वाले हैं। ट्रंप ने इशारा किया, उनके अधिकारियों ने किया है, वहाँ के अधिकारी हैं ग्रैहम, उन्होंने बोला है कि जिस तरीके से भारत पे हमें टैरिफ लगाना पड़ा है उसी तरीके से चीन, ब्राज़ील और रूस पे भी हम टैरिफ लगाएंगे। अब स्थिति ये आ चुकी है कि अमेरिका का दावा है कि हमने रशिया का 20% जो तेल था वो उसको बेच रहा था उसका 20% की गिरावट आई है। यानी कि वो इस बात से खुश हो रहे हैं कि हमने रशिया की तेल बिक्री को 20% तक गिरा दिया है। लेकिन हकीकत में वो ये नहीं देख रहे हैं कि 1 सितंबर को चीन में एससीओ की मीटिंग होने जा रही है, जहां पर पुतिन भी आ रहे हैं, पीएम मोदी जो हैं वो भी वहां पहुंच रहे हैं। अभी जापान से वो सीधे उधर ही पहुंचेंगे। उसके बाद वहां पे जो एक प्लेटफॉर्म मिलेगा उससे एकदम क्लियर हो जाएगा कौन कितने पानी में है, क्योंकि अब ये बिल्कुल क्लियर है कि ये जो फैसला होगा रूस यूक्रेन युद्ध का वो पूरे वर्ल्ड का फैसला होगा। इसमें टैरिफ वॉर का भी कहते हैं ना हिसाब किताब पूरा लिया जाएगा। जो टैरिफ वॉर अमेरिका की उसका भी हिसाब किताब पूरा किया जाएगा, और यूक्रेन का जो वॉर का जो 3.5 साल से ज़्यादा से चल रहा है उसका भी हिसाब किताब पूरा होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूरे मिडिल ईस्ट में या कहें पश्चिमी एशिया में जो इतने भयानक हमले इजराइल की तरफ से पिछले कहते हैं ना लगभग 2 या 2.5 साल से चल रहे हैं, उसका भी अब हिसाब किताब होने का वक्त आ गया है। और गाज़ा युद्ध जो है वो ना तो अभी रुका है और ना ही थमा है। लेकिन इधर जिस तरीके से सना के अंदर या कहते हैं ना हूती के जो पूरी लीडरशिप है उसको मारा गया है, उससे एक बात साबित हो गई है कि अब उनके पास लोग बचे ही कौन हैं। और ये हमला किस वक्त हुआ, मैं आपको बताऊं। हूती के जो चीफ हैं उनका नाम है अब्दुल मलिक हूती। उनकी एक बहुत बड़ी कहना भाषण होता है जिसको वो एक एलईडी स्क्रीन पे देते हैं और जनता गन्स के साथ, उनके जो लड़ाके गन्स के साथ चौराहे पे खड़े होते हैं, उसको सना का चौराहा बोलते हैं। वहीं पर इन प्रधानमंत्री जो थे वहाँ के प्रधानमंत्री गालिब अल रहावी, उनको वहाँ पे मौजूद रहना था। वहाँ के रक्षा मंत्री और जो वहाँ के चीफ ऑफ स्टाफ है उन सबको वहाँ मौजूद रहना था। वो लोग एक अपार्टमेंट में वहाँ जाने की तैयारी कर रहे थे। ठीक उसी वक्त पहले प्रधानमंत्री को मारा गया, उन्हीं के पास मौजूद बाकी लोग भी उसी मिसाइल हमले में मारे गए। अब इसका सीधा सा जो फंडा है वो ये है कि यमन से लेकर और यूक्रेन तक जो खूनी युद्ध शुरू हुआ है उसका अंत अब नहीं होने वाला है। अगले 24 से 26 घंटे के अंदर आप देख लीजिएगा कि जो ट्रंप हैं वो कोई ना कोई बड़ा फैसला लेंगे। और आपको बता दें, ट्रंप जब भी कहते हैं ना मैं अल्टीमेटम दे रहा हूँ, पहले उन्होंने 31 अगस्त को दिया था, फिर उन्होंने उसको 20 दिन पहले ही विड्रॉ करके एक नई तारीख दे दी थी। ऐसी अभी पिछले 2-3 दिन से बोल रहे हैं कि मैं 2 हफ्ते के अंदर रूस के ऊपर एक बड़ा फैसला ले सकता हूँ। लेकिन आप देखिएगा कि ये जो 2 हमले हुए हैं कीव के अंदर और जर्मनी और ब्रिटेन के जो कहते हैं ना दफ्तरों के ऊपर हमले हुए हैं यूक्रेन के अंदर, उसके बाद ट्रंप जो है बहुत जल्दी कुछ ऐसा उलझुल फैसला लेंगे जो इस आग को कहते हैं ना और भी खूनी बना देगा और इस युद्ध को जो है ना वो भयानक बनाने वाला है। और ये आप 24 से 48 घंटे के अंदर आगे देखिएगा। मैं आपको बता दूं, हम लोग एक एक चीज़ का बहुत डिटेल माइन्यूटली एक एक चीज़ को देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि यूक्रेन को 41 देशों ने $360 बिलियन के जो हथियार दिए हैं वो रूस के सामने बिल्कुल फीके साबित हुए हैं, बिल्कुल नाकाम साबित हुए हैं। आज यूक्रेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसके बोलते हैं डोनबास जो है उसका 88% जो इलाका है वो रूस के कब्जे में आ चुका है। अब रूस से उसको खींचना या छीनना
इतना आसान नहीं है। अब देखना होगा कि यूक्रेन के बाद सबसे बड़ा वो कौन सा देश होगा या सबसे मजबूत वो कौन सा देश होगा जो रूस पे सीधा हमला करे या उससे सीधी जंग की कोशिश करे। फिलहाल जो फ्रेडरिक मर्ज हैं जर्मनी के, वो इंतजार कर रहे हैं कि एक बार वॉर स्टार्ट हो जाए यूरोप की तरफ से, फिर हम एक साथ कूद पड़ेंगे। लेकिन इतना आपको मैं तय बता दूं कि यूरोप में कोई भी इकलौता ऐसा देश नहीं है जो रूस से सीधा हमला करे, क्योंकि वो जानता है कि अब जो रूस अटैक करेगा उससे बचना उस यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए बचना असंभव होगा। और दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दें, दोनों घटनाक्रम हैं। जिस F-16 के ऊपर ट्रंप फूले नहीं समाते हैं, उस F-16 की हालत पोलैंड में ख़राब हो गई। पोलैंड में एक रिहर्सल हो रही थी और ये दिखाने की कोशिश हो रही थी कि पोलैंड में जो F-16 फाइटर जेट उड़ रहे हैं, यही जाके यूक्रेन के पायलट उड़ाएंगे और उसके बाद ये पायलट रूस में जाके अटैक करेंगे। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही उसने फ्लाई पास्ट किया और कोबरा पोजीशन से F-16 नीचे को जब उसने डाइव लगाई तो उसके बाद वो उठ ही नहीं पाया। ऐसा लगा जैसे उसके इंजन ही फेल हो गए और उसके बाद वो सीधे ज़मीन पर आके गिरा और उसके कहते हैं ना चिंदी हो गया। F-16 जो था वो तो तबाह हुआ ही हुआ, उसके अंदर जो पायलट मौजूद था वो भी बेचारा मारा गया। और यही पोलैंड के यहाँ से एक ऐसी दुखद खबर आई है जिसने ट्रंप को और बेचैन कर दिया है। उसका F-16 का मार्केट ऐसा पट होकर रह गया जिसका कोई ठीक नहीं। हम पहले ही आपको बता चुके हैं, हमारे जो वायुसेना के चीफ थे उन्होंने बोला था कि जब हमने पाकिस्तान के ऊपर के हैंगर्स पे अटैक किया था तो वहाँ पर वो F-16 का हैंगर था। उन्होंने ये नहीं बोला कि हमने F-16 तबाह किए, उन्होंने बोला कि वो F-16 का हैंगर था जहाँ हमारी मिसाइलों ने उड़ाया। तो F-16 के बहुत ही बुरे दिन हैं और ये जो संकेत है ये ट्रंप के लिए बहुत ही बुरा है। और क्योंकि स्वीट 16 बोलते हैं, वो बोलते हैं कि ये मेरा F-16 जो है वो वॉर का स्वीट 16 है। स्वीट 16 एक ऐसी उम्र होती है लड़के लड़कियों के लिए जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जोश होता है कुछ कर गुजरने के लिए। तो फिलहाल तो जो F-16 है, स्वीट 16 जो है ट्रंप का, वो बिल्कुल फेल हो गया है और वो तबाह होकर रह गया है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूक्रेन के पास लगभग 10 सालों से एक टोही युद्धपोत था, जल युद्धपोत, यानी कि बोलते हैं ना टोही विमान जो होते हैं समुद्र में, जो गहराइयों में जाके पनडुब्बियों का और माइंस का पता करते हैं, उसको रूस ने उड़ा दिया है और वो भी किससे, समुद्री ड्रोन से। उसके आप फुटेज देखिएगा किस तरीके का धमाका हुआ है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल उसके सेंटर पॉइंट में कोई बम रख के उसको उड़ाया गया है। और ये यूक्रेन के ऊपर दोहरी कहते हैं हार का संकेत है। एक तरफ F-16 जो यूक्रेन आ सकता था वो पोलैंड में गिर चुका है, एक तरफ वो टोही युद्धपोत जो यूक्रेन को रूस के हमलों से बचा सकता था वो तबाह हो चुका है। और सुनिए, EU पे हमला हो रहा है, ब्रिटेन बेचैन है, जर्मनी जो है वो तड़प रहा है। कुल मिला के हालात ये हो गए हैं कि अगले 24 से 26 घंटे के अंदर, 24 से 48 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा ट्रंप की तरफ से जो इस युद्ध को और भी ज़्यादा धक्का देगा। अब देखना होगा कि 1 सितंबर के बाद ट्रंप की स्थिति क्या होती है जब भारत और चीन और रूस अपने पत्ते पूरी दुनिया के सामने खोलेंगे।